कैमरा दे दे और बिलर भाई कोई रील खत्म नहीं होगी तब ये हाल है। जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। भाई आप जूते पहन के वहाँ मत जाओ, जूते इधर निकालो। अच्छा और थोड़ा सा आगे से थोड़ा साइड वो फूल किधर है? आप कहाँ हो? फूल लेके कोई बात थोड़ा थोड़ा सा साइड हो जाइए भाई साहब। खुल जाओ भाई थोड़ा भाई साहब जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। उनमें एक जनता था, एक प्रबुद्ध भारत था, एक समता था, एक वैश्विक भारत था। मूक नायक हाँ सेंट्रल क्रिकेट का संघ इंचार्ज। ओके ओके थोड़ा सा आगे आगे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाओ। बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ है जिनकी प्रथम जो स्कॉलरशिप की मदद से बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। ये कोलंबिया का वो महल है। आइए एसपी सिंह साहब, आइए डॉक्टर साहब, यहाँ आइए। सैनिक सचिव के रूप में नौकरी करने गए थे। जय भीम डॉक्टर साहब कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूँगी। थैंक यू। सब जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। अच्छा इधर सब मैसेज देखिए। और हमारे एक एक्सपर्ट साथी हैं जो जब भी कोई आता है यहाँ तो हमेशा वो ब्रीफ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा वो पूरा ब्रीफ करें। आजाद एजुकेशन मिनिस्टर, बाबा साहब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर, सरदार पटेल होम मिनिस्टर, बाबू जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर और ये सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। 24 और 25 जनवरी को संविधान पर सिग्नेचर हुए और अगले ही दिन फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसकी उस समय की ऑर्डिनेंस If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do? The first step is my government. राइट टू डिवोर्स, राइट टू अडॉप्शन, मतलब जितने अधिकार आज भारत में महिलाओं को मिले हैं, सारे अधिकार 100 साल पहले बाबा साहब महिलाओं को देना चाहते थे। लेकिन उस समय की परंपरा और रूढ़िवादी लोग नहीं चाहते थे कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, बाइकट किया, ये कहकर कि महिलाएं पार्लियामेंट में जाकर के रोटियां बनाएंगी या शूद्र पार्लियामेंट में जाकर के हल चलाएंगी। ये उनकी मेंटेलिटी को दर्शाता है। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को इस आधार पर नापता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित और कितनी समझदार। यहाँ पर बहुत भावुक कर देने वाला है। ये लाइब्रेरी थी बाबा साहब की जगह पर, तो सेम लाइब्रेरी को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इंग्लैंड में एक जगह है, आपने सभी ने लगभग नाम सुना ही होगा, मैनचेस्टर। वहाँ से गार्जियन नाम से एक मैगजीन पब्लिश हुआ करती थी, आज भी होती है द गार्जियन। उस समय गार्जियन के चीफ एडिटर इंडिया आए हुए थे और इंडियन लीडर्स का इंटरव्यू लेना चाहते थे। पहले वो पत्रकार गांधी जी, नेहरू जी, पटेल इनके पास गए इंटरव्यू लेने, तो उनके पीए मना कर देते हैं कि बापू जी भी आराम कर रहे हैं, नेहरू जी सो रहे हैं, आप कल बाद में या फिर कभी आना इंटरव्यू लेने। फिर वो पत्रकार बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब के पास पहुंचने में बहुत रात हो गई। जाकर देखा तो इतनी रात में बाबा साहब जागे हुए थे और जाकर अपने अध्ययन में, अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने काम को लेकर। तो बाबा साहब के पीए नानक चंद्र रत्तू जी ने कह दिया, बाबा साहब अभी बहुत व्यस्त हैं अपने काम में, आप कल सुबह आइए और इंटरव्यू लीजिए। अगली सुबह हुई, वो पत्रकार दोबारा से गांधी जी, नेहरू जी, पटेल इन लोगों के पास गए। उन्हें सेम बात रिपीट मिली, बापू जी आराम कर रहे हैं, नेहरू जी सो रहे हैं, आप बाद में फिर कभी समय लेकर इंटरव्यू लेने आइए। फिर वो पत्रकार बाबा साहब के पास लौटे और बाबा साहब के पास लौटने में अगले दिन भी बहुत रात हो गई। जाकर देखा
तो इतनी रात में आज भी बाबा साहब अपनी स्टडी में, अपने अध्ययन में बहुत व्यस्त थे, जाकर अपना काम कर रहे थे। तो पहला प्रश्न उस पत्रकार ने बाबा साहब से यही पूछा कि डॉक्टर साहब, हम जब भी गांधी जी, नेहरू जी, पटेल इन लोगों के पास गए, हमेशा वो हमें आराम करते मिले, सोते मिले, या किसी न किसी बहाने से इंटरव्यू देने से मना कर दिया। लेकिन हम जब भी आपके पास पहुंचे, रात में ही पहुंच पाए, लेकिन इतनी रात में भी हमेशा आप हमें काम करते, जागते और इतनी मेहनत करते हुए मिले। तब बाबा साहब ने बहुत हार्ट टचिंग, बहुत दिल छू देने वाला, बहुत मार्मिक आंसर रिप्लाई किया। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, इन लोगों का समाज अभी जागा हुआ है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा समाज अभी सोया है, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है, और उस सोए हुए समाज को जगाने के लिए मुझे खुद जागना पड़ रहा है और जाकर मेहनत करनी पड़ रही है ताकि मेरा समाज जाग सके। इसलिए मुझे फर्क भी पड़ता है, मुझे जागना भी पड़ता है। सामने आप घड़ी देख रहे हैं, सुबह 5:40 का ये समय बता रही है, जो बताती है बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी जो अंतिम पुस्तक थी बुद्ध और उनका धम्म, उसे 5 और 6 दिसंबर की रात को लिखकर कंप्लीट कर दिया था। जब काम पूरा हो चुका था, बाबा साहब ने नानक चंद्र रत्तू जी से कहा कि अब काम कंप्लीट हुआ, जाओ आप भी आराम करो, मैं भी सोने जाता हूँ, लेकिन सुबह में जल्दी आना क्योंकि बुक को टाइप भी करना है। नानक चंद्र रत्तू जी का घर करोल बाग में आज भी। तो नानक चंद्र रत्तू अपने घर जाने के लिए साइकिल उठाते हैं, साइकिल लेकर मेन गेट तक पहुंचे थे, जहां से सबने एंट्री ली है, पहुंचे ही थे कि उनकी साइकिल पंचर हो गई। लेकिन इस इंडिकेशन को कैसे कौन समझ पाता कि बाबा साहब उन्हें कभी नहीं मिल पाएंगे या हमेशा के लिए सबको छोड़कर चले जाएंगे। वो अपनी पंचर साइकिल लेकर पैदल अपने घर निकल गए करोल बाग। तो जब सुबह का समय हुआ, अर्ली मॉर्निंग, तो बाबा साहब के जो रसोईया थे सुदामा, वो हर रोज की तरह बाबा साहब के लिए उस रोज भी नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंचे। और जब उन्होंने बाबा साहब को जगाने की कोशिश की, बाहर रोते हुए चिल्लाकर आया और माई जी सविता अम्बेडकर को बताया। माई जी ने देखा, वो भी चीख उठी। पहले इन्फॉर्म किया गया नेहरू जी को, फिर नानक चंद्र रत्तू के पास फोन किया। नानक चंद्र रत्तू जब वापस दौड़े हुए अपने घर करोल बाग से आए और आकर बाबा साहब के बेडरूम में देखा कि बाबा साहब की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, बाबा साहब एकदम शांत है और सबको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। जब वो बाहर रोते चिल्लाते हुए आए, बाबा साहब ने तो मुझे जल्दी आने के लिए कहा था, आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते, अभी समाज को आपकी ज़रूरत है, देश को आपकी ज़रूरत है। इस तरह से रोते हुए आए और आकर जब ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, उस समय जो टाइम रिकॉर्ड हुआ वो सुबह के 5:40 का था। रियल टाइम क्या रहा होगा किसी को नहीं पता। बाबा साहब के 2 पेट्स थे, एक राजगृह में टॉबी और इस दिल्ली में मोहिनी। बाबा साहब का मोहिनी का बाबा साहब से इतना लगाव रहा, जुड़ाव रहा कि बाबा साहब की डेथ होती है, निर्माण होता है 6 दिसंबर को, तो 7 या 8 में इसकी भी डेथ हो जाती है, 2 दिन बाद इसकी भी। ये सभी इस साइड, ये शूज इधर इधर यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, उधर उस साइड यहाँ पर सामने कोई मतलब सामने। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद आने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, न्याय योद्धा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का, माकन जी का और तमाम अपनी लीडरशिप का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया और मुझे मौका दिया कि मैं पूरे भारत में जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको आज सरकार, जिनके बीच भय पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके, जाति पूछकर मारने वाले को संरक्षण देकर सरकार बढ़ावा दे रही है, उनके खिलाफ सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, संविधान को बचाने की इस लड़ाई को जो आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी लेके चल रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में उसका सहभागी बनने का जो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं कांग्रेस लीडरशिप को धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ पूरे भारत के बहुजन समाज को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे महापुरुषों की विरासत है और हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, मैं किसी भी कीमत पर उस विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगा। अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब तक कांग्रेस ताकतवर थी तब तक हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान सभा का निर्माण समिति का चेयरमैन बनने का मौका मिला, पूरे भारत को इतना खूबसूरत संविधान मिला और संविधान के माध्यम से उन्होंने तमाम जाति वर्ग के लोगों को एक श्रेणी में लाकर बराबर खड़ा कर दिया। चूंकि मनुस्मृति में देश की महिलाएं, अछूत, शूद्र, इन सब लोगों को मानवता के दर्जे से वंचित रखा, लेकिन उस मनुस्मृति को खत्म करके
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने देश में निष्पक्ष रूप से जाति धर्म का बंधन काटते हुए औरत मर्द के बीच के उस अंतर को भी खत्म करते हुए सबको संविधान की नज़र में बराबर किया और सबको वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये अधिकार दिया। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर ही ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान बना, जिसमें प्लान बजट में जनसंख्या के हिसाब से बजट का प्रोविजन किया। 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को खेत की ज़मीन के पट्टे मिले, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले। पहले बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर उनका राष्ट्रीयकरण हुआ और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। सैकड़ों PSUs बनाए, उनके अंदर भी करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब से कांग्रेस कमजोर हुई उसके बाद से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, माता रमाबाई को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमें दिए थे, वो अधिकार उसके बाद से 70% छिन गए, 30% बचे, वो भी लगता है धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। और जो हमारी लीडरशिप है, बहुजन लीडरशिप, उसको ऐसे समय में जो लीडरशिप देनी चाहिए थी वो देने में नाकाम रही। तो हमें हर कीमत पर अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की चिंता है, उनके हक अधिकार की रक्षा करनी है। जो प्राइवेटाइज हुआ है वो भी वापस आए। और हम जानते हैं कि पहले शिक्षा फ्री थी और बाबा साहेब के द्वारा जो शिक्षा के रास्ते खुले, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों के रास्ते खुले, राजनीति में MP MLA बनने के रास्ते खुले, बाबा साहेब के द्वारा जो रास्ते खुले, तो थोड़ा एक मिडिल वर्ग बना हमारे समाज में, थोड़ी तरक्की आई। लेकिन वो भी मनवादी सरकार को रास नहीं आ रही है। धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे लोगों से शिक्षा छिन गई है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज, BARC और तमाम तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके अंदर पहले तो एडमिशन के लिए मारामारी है, उसके लिए कोचिंग की जरूरत है, कई लाख की कोचिंग लेनी पड़ती है। बच्चा किसी तरह क्वालिफाई भी कर ले, उसका नंबर आता तो अब उसको 5 साल का कोर्स करने के लिए 25-25 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 4 साल की डिग्री करने के लिए उसको 20-20 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पैसा है नहीं, और ऊपर से जो स्कॉलरशिप से पढ़ जाया करते थे, केंद्र की सरकार ने स्कॉलरशिप को लगभग बंद कर दिया। और उनका जो NIC का पोर्टल है वो काम नहीं करता, कई बार वो पोर्टल सर्वर डाउन हो जाता है। एक तरफ पोर्टल काम नहीं करता, दूसरे स्कॉलरशिप अप्लाई करने की डेट निकल जाती है और सरकार उस डेट को बढ़ाती नहीं है। साथ ही साथ जितने हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल स्कूल SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए जो सरकारों ने उस वक्त बनाए थे, इस सरकार के दौरान धीरे धीरे ऐसी बुरी हालत हो गई है कि लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, किताबें नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, टॉयलेट हाइजीन नहीं है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, एक कमरे में 7-7, 8-8 बच्चे रह रहे हैं और स्कॉलरशिप मिलती नहीं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन बच्चा किसी तरह कर्ज लेके करता है, सोचता है स्कॉलरशिप मिलेगी तो चुका देंगे, और जब देखते हैं कि 2-2 साल स्कॉलरशिप नहीं आती या पोर्टल बंद हो गया और वो अप्लाई नहीं कर पाया, अब एक तरफ चिंता है कि पहले वाले पैसे का ब्याज कैसे चुकाएं, और अगली चिंता है कि अगले साल की फीस कैसे जमा करें। इस वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। और ऊपर से हम देख रहे हैं कि वाइवा में बच्चों को फेल किया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटी से जुड़ा है। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर अभी पीछे परीक्षा हुई, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिटन टेस्ट लिया, फिर इंटरव्यू लिया, तो SC और OBC के बच्चों के जनरल के बच्चों से भी ज्यादा रिटर्न में नंबर है, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 20 नंबर से 35 नंबर के बीच 100 में से दिए गए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे जिनके रिटर्न में नंबर कम थे, उनको इंटरव्यू में 100 में से 80 से 90 नंबर के बीच नंबर दिए। यानी 50-60 नंबर एकदम से SC ST बच्चों के, OBC बच्चों के इंटरव्यू में कम कर दिए जाते हैं। तो वो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन इतना पक्षपात कर रहा है। मुझे याद आता है, मैंने भी एक बार चिट्ठी UPSC के चेयरमैन को लिखी थी और मैंने उनसे कहा था कि आप SC ST बच्चों का इंटरव्यू अलग क्यों कराते हैं। जो बच्चे SC ST के UPSC में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, हम देख रहे हैं कि उनको इंटरव्यू में किसी को 120 नंबर, 130 नंबर दे रहे हैं, और जो उनसे भी कम नंबर लाने वाले हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनको आप 220, 225, 200, 210 नंबर दे रहे हैं।
एकदम से 100 नंबर फालतू उनको इंटरव्यू में नंबर मिल जाते हैं। इतना बड़ा गैप आ जाता है। जो बच्चा सिविल सर्विसेज में सीधा आईएएस में आना चाहिए, वो एकदम से गैप इतना हो जाता है कि वो आईआरएस तक चला जाता है, कई बार अलाइड सर्विस में चला जाता है। और जो बच्चा उनका बाहर हो जाना चाहिए था या अलाइड सर्विस में आना चाहिए था, उसको जो 100-125 नंबर का जो मार्जिन मिलता है, उसकी वजह से उनका वो बच्चा कभी आईआरएस तो कभी आईपीएस और कभी कभी तो आईएएस तक में आ जाता है। तो इस तरह का जो पक्षपात है, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उसमें चाहे स्कॉलरशिप से संबंधित मुद्दा हो, चाहे जो SC ST OBC के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे उनके जो उनकी जो फीस इतनी महंगी करके शिक्षा छीनी जा रही है उसका मुद्दा हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज में वाइवा में नंबर कम देके रोक के उसको मेन परीक्षा में बैठने से रोकने का मुद्दा हो। जैसे आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज के अंदर एक समय 25 बच्चे फेल कर दिए शेड्यूल कास्ट के। वो मुद्दा बना, संसद में भी आवाज उठी और लोग कुछ कोर्ट गए। कोर्ट ने उनकी कॉपियों को बाहर की यूनिवर्सिटी में जांच कराई। आपको जान के ताज्जुब होगा, वो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। ये इतिहास है हमारा। इस तरह हमारे बच्चों के हक और अधिकार का हनन होता है। इस तरह हमारे बच्चों को जानबूझकर एग्जाम्स के अंदर फेल किया जाता है। इस तरह की नफरत आखिर कब तक? ऐसे भारत प्रबुद्ध भारत कब बनेगा? क्या ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा? ऐसे हालात में आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस की लीडरशिप ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा। कोई चमचागिरी नहीं चलेगी और मैं चाहता हूं कोई हाथ पे पैर छूने की प्रथा छोड़ दें। गिफ्ट लाना, गुलदस्ते देना, ये सब बंद होना चाहिए। हमें काम करना है और काम के दम पे लोग संगठन में स्थान पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो मुझे पूरा सहयोग करेगी। पूरे देश के जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, द्विवेदी सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, समता सैनिक दल हो, मिशन जय भीम हो, सन गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी हो, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी हो, वाल्मीकि महासभा हो, महापंचायत हो, ये सारे संगठन इतना प्यार अगर मुझे दे रहे, इतना भरोसा कर रहे हैं, तो मैं भी उनको भरोसा देना चाहता हूं। जो हमारे महापुरुषों की कुर्बानी है और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब का जो सपना था सामाजिक न्याय का, उस सपने को मैं राहुल गांधी जी के साथ मिलकर और पूरे भारत में एक संघर्ष के माध्यम से सामाजिक न्याय को हम स्थापित करवाएंगे। अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।